हेलो फ्रेंड्स, मैं राशिद अली एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा आपको पता है कि हम इससे पहले भी आपको अवगत करा चुके हैं कि जितने भी पेपर बन रहे हैं वो सारे के सारे examveda.com से ही बनाए जा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन उठा रही है यूपीबीटी बोर्ड वो सारे के सारे examveda से ही उठाए जा रहे हैं। कल के जो पेपर था उसमें भी जितने भी क्वेश्चन थे हूबहू examveda से ही उठाए गए थे। फ्रेंड्स, हमने examveda के ही क्वेश्चन बनाए थे, बच्चों को बहुत ज़्यादा उससे हेल्पफुल साबित हुए थे वो, और बच्चों ने मैसेज किया था कि सर वास्तव में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हुए हम आज फिर से examveda के 110 MCQs लेकर आए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सच में आप के लिए। एग्ज़ाम में आपके जितने भी क्वेश्चन हैं 25 क्वेश्चन हैं, सारे के सारे यहाँ से आप फंसा सकते हो। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं बता दूँ, वीडियो को आप दो तरह से देखेंगे। फ्रेंड्स, इसको आप पहले तो आप एक बार देख लेंगे, इसको दोबारा फिर देखेंगे। फ्रेंड्स, आप इसको अगर दो बार देख लेंगे इस वीडियो को तो सच में आप जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनने वाले हैं सारे के सारे आंसर दे पाएंगे फ्रेंड्स। और मैं तो ये कहूँगा अगर आप इसको 2-3 बार देख लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके लिए रट जाएंगे। फ्रेंड्स, कम समय में 110 क्वेश्चन है और 110 क्वेश्चन में से जितने भी 25 क्वेश्चन बनने वाले हैं आप यहाँ से इजीली 23 से 24 क्वेश्चन आराम से आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दें कि अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं तो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा दिया, आप वहाँ से जाकर ज्वाइन हो जाइएगा। और हम जितने भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका हम PDF प्रोवाइड कराते हैं, तो वो हम सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप पर ही प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहाँ से वो टेलीग्राम से जाकर जितने भी PDF हैं उसको प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर हम आपको बता दें कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जितने भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का सेशन। और जो सब्जेक्ट है वो आपको पता है फ्रेंड्स, क्या कौन कौन सा सब्जेक्ट है। तो ये कॉमन सब्जेक्ट है हालांकि, लेकिन अलग अलग ब्रांच में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। एक बार मैं बता दूं कि कौन कौन से बच्चे इसको पढ़ते हैं। तो जनरल इंजीनियरिंग के नाम से इसको मैकेनिकल प्रोडक्शन और ऑटोमोबाइल के बच्चे पढ़ते हैं। BMW के नाम से फ्रेंड्स इसको सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे पढ़ते हैं। BMW, एक सेकेंड फ्रेंड्स। तो और अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं वो इसको BEE के नाम से पढ़ते हैं। और अगर मैं सिविल CS इंजीनियरिंग की बात करूं, कंप्यूटर साइंस की बात करूं, तो कंप्यूटर साइंस जो है उसके बच्चे इसको BEE के नाम से पढ़ते हैं। अगर मैं अदर ब्रांच की बात करूं तो वहाँ पर ये BEE के नाम से EE के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी ब्रांच के हैं, आप सेकेंड सेमेस्टर के हैं तो आप इसको वॉच कर लीजिएगा और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। फ्रेंड्स, इसमें कुछ क्वेश्चन वन लाइनर होंगे और कुछ MCQs भी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन नंबर 1। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया, दो विभव के अंतर को क्या कहा जाता है। तो दो विभव के अंतर को क्या कहा जाता है, विभवांतर कहा जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ी स्पीड तेज होगी क्योंकि तेज स्पीड रखने का ये पर्पस है कि यहाँ पर हमारे जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिस्कस हो जाए। तो पहला क्वेश्चन था आपका, दो विभव के अंतर को क्या कहते हैं। तो विभवांतर कहते हैं। अगर B की बात करें, सेकंड वाले की बात करें, तो सेकंड वाले में फ्रेंड्स आपका प्रतीक V का मात्रक है। मतलब जो विभवांतर है, जो वोल्ट विभवांतर है, उसका मात्रक पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसका मात्रक होता है वोल्ट। अगर फ्रेंड्स बात करें यहीं पर वो ये भी पूछ सकता था कि आई का मात्रक बताइए। तो आई मींस होता है करंट और करंट का मात्रक एम्पियर होता है। फ्रेंड्स, इसको भी लिखते हुए चलेगा। फ्रेंड्स, अगर बात करें क्यू का, तो कभी कभार क्यू का भी मात्रक पूछ लेता है। तो क्यू का मात्रक होता है कूलाम। अगर बात करें फ्रेंड्स E, तो E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसका मात्रक पूछेगा तो आप बता दोगे न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, तो ये सारे के सारे हैं, आप कहीं नोट डाउन इसको करते हुए चलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया, विद्युत धारा की 1 सेकंड में 8.24 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है तो उसे कहते हैं फ्रेंड्स 1 एम्पियर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, 1 एम्पियर कहा जाता है फ्रेंड्स। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने खोजा। तो फ्रेंड्स, आपको पता है परमाणु संरचना का जो सिद्धांत था वो डाल्टन ने खोजा था। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है आपका डाल्टन। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया न्यूट्रॉन की खोज सन 1932 में किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आपको पता है जेम्स चैडविक थे, उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। एक बार इसको नोट करिएगा फ्रेंड्स, जो न्यूट्रॉन है उसकी खोज चैडविक ने की है, और इलेक्ट्रॉन की खोज और प्रोटॉन की खोज, तो प्रोटॉन की खोज को मैं बता दूं तो गोल्डस्टीन ने करी है, और बच्चे जो आपका इलेक्ट्रॉन है उसकी जे थॉमसन ने की है। तो तीनों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से जनरली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है निषेधात्मक चिन्ह का प्रयोग क्रॉस व बॉर्डर लाल रंग होता है
पृष्ठभूमि सफेद व संकेत किस रंग का होता है? तो फ्रेंड्स काले रंग का संकेत किया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7। पृथ्वी का प्रतिरोध लगभग होता है फ्रेंड्स, पृथ्वी का जो प्रतिरोध है वो 0 होता है फ्रेंड्स। 0 क्यों होता है? क्योंकि अगर हम बात करें जो पृथ्वी है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस को क्या करेगी, वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है, और जितना कम प्रतिरोध होगा उतनी ज़्यादा वो करंट को एब्जॉर्ब करने की या करंट को वेयर करने की क्षमता रखती है। तो फ्रेंड्स जो पृथ्वी है वो आपकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम बोल सकते हैं कि जो पृथ्वी है उसका जो प्रतिरोध है वो 0 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8 पर। शरीर में कितना करंट लगने से मृत्यु हो सकती है? तो फ्रेंड्स जो बॉडी है वो कितने करंट तक वेयर कर सकता है? तो 50 मिली एम्पियर से अगर कम करंट है तब तो वो बियर कर सकता है, पर 50 से अगर ज़्यादा हो गया, 50 के करीब हो गया तो मृत्यु हो सकती है। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 कह रहा है धारा व प्रतिरोध का गुणनफल क्या कहलाता है? तो आपको पता है फ्रेंड्स विभवांतर कहलाता है, वोल्ट कहलाता है। I/R लगाएंगे फ्रेंड्स। यहीं से हम आपका जो लॉ ओम्स का लॉ है, ओम्स के लॉ को भी हम यहीं से निकालते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ओम्स नियम पूछ लेगा तो आप ये बता दोगे R = V/I कर देंगे। और अगर पूछे कि करंट, और जो यहाँ बोल रहा है कि करंट और प्रतिरोध के धारा प्रतिरोध का जो गुणनफल है उसको हम बोलते हैं विभवांतर। B = IR से आप लगा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए। इस पर क्वेश्चन पे इस वाले फ्रेंड्स इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आपको न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, तो आप इसको भी तैयार करते हुए चलेगा। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है वोल्ट तथा धारा के अनुपात को कहते हैं। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंड्स, यहाँ से 3 क्वेश्चन निकल सकते हैं। 3 क्वेश्चन कैसे निकलेंगे? B = IR होगा तो पहले तो ये बोल सकता है कि करंट और जो आपका प्रतिरोध है उसका गुणनफल को क्या कहा जाता है? तो उसके गुणनफल को विभवांतर कहा जाता है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर आपका 9 दिख रहा है। अगर यहीं से बोल ले कि आपका वोल्टेज और जो धारा है उसके अनुपात को क्या कहा जाता है? तो ये जो धारा है वो वोल्टेज के मतलब B के अपॉन में डाल देंगे तो यहाँ से आपका R की वैल्यू आ जाएगी। और R को ही हम क्या कहते हैं फ्रेंड्स? R को हम बोलते हैं प्रतिरोध। फ्रेंड्स अगर आप इंग्लिश के बच्चे हो तो प्लीज़ आप इसको कोऑपरेट करके देखिएगा, क्योंकि जनरली आपके जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में आ रहा है। तो बस आपके पास समय काफ़ी होता है, 1 घंटा काफ़ी समय होता है, पर क्वेश्चन आपके पास 25 होते हैं। अगर आप ध्यान से भी उसको करेंगे और इस वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे तो सच में आप वहाँ पर एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हमने सारे क्वेश्चन ये एग्जाम बेदा से ही उठाए हैं, बहुत समय लगा है इसको बनाने में। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हाँ, मैंने अभी आपको बताया फ्रेंड्स, क्या बताया मैंने आपको बताया कि B = IR से आप 3 रिलेशन निकाल सकते हैं। पहला रिलेशन तो आप ये बता सकते हैं कि धारा और जो आपका प्रतिरोध है उसके गुणनफल को हम कहेंगे विभवांतर, और करंट के अनुपात को हम क्या कहेंगे? प्रतिरोध कहेंगे। और तीसरा क्वेश्चन जो बचा, तीसरा क्वेश्चन है B/R को क्या कहेंगे? तो उसको हम करंट कहेंगे, धारा कहेंगे। अगर यहीं से धारा की अगर वो डेफिनेशन की बात करेगा तो आप बता देंगे कि आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर होता है आपका Q/T होता है। तो आवेश प्रवाह की जो दर है उसको हम क्या कहेंगे फ्रेंड्स? उसको हम कहेंगे विद्युत धारा। और अगर इंग्लिश की बात करें तो आप कह दोगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज करंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, नहीं 11 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है? बिजली से मतलब बिजली से कोई आग लगी हो तो क्या होगा? तो ग्लास D आप क्लास में विभाजित किया जाता है फ्रेंड्स। क्लास में बोला जा रहा है यहाँ पर कि किस क्लास में हम किस कैटेगरी में इसको डालेंगे। तो जो बिजली से आग लगी होती है उसको हम क्लास D में डालते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। मतलब उसको D में कैलकुलेट किया जाता है, उसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 12 पर कहा गया पेट्रोल में लगी आग को बुझाने के लिए डैश अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का ही यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। अगर कहीं भी हमारी आग लगी तो वहाँ पर हम कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं, क्योंकि आपको पता है जो आग है वो कैसे बर्न होती है। आग को बर्न करने के लिए हमको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और फ्यूल की रिक्वायरमेंट होती है। तो फ्यूल तो ऑलरेडी आपके पास पेट्रोल है, पेट्रोलियम, उसके बाद आपको जो ऑक्सीजन है उसकी रिक्वायरमेंट होगी जलाने के लिए। तो जब आप वहाँ से ऑक्सीजन को हटा देते हो किसी भी प्रकार, तो आपका क्या बन जाएगा? वहाँ पर जो आर्क है वो बुझ जाएगी आसानी से। तो हम क्या करेंगे? वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का छिड़काव कर देंगे या वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फैला देंगे, जिससे क्या रहेगी? हमारी ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, हट जाएगी और हमारी जो आग है वो बुझ जाएगी। तो नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 13 कहा गया है निम्नलिखित प्रतिरोध का मान कम से कम होता है। तो 1 ओम मिनिमम जो निम्न प्रतिरोध है, निम्नलिखित नहीं निम्न बोला गया है, कम से कम लो रेजिस्टेंस की बात करी जा रही है। तो लो रेजिस्टेंस है उसकी जो वैल्यू है फ्रेंड्स वो 1 ओम होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया विद्युत धारा प्रवाह की दिशा धनात्मक से
की ओर होती है। तो फ्रेंड्स जो विद्युत प्रवाह है, विद्युत प्रवाह की जो दर है, यहाँ से दो क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन तो ये बन रहा है कि जो विद्युत प्रवाह है उसकी जो दिशा है वो कहाँ से कहाँ जा रही है। तो अगर ये करंट चल रहा है फ्रेंड्स, मान लीजिए एक सपोज दैट मैं एक बैटरी पहले बना दूँ, अगर ये करंट चल रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब है लगा हुआ है फ्रेंड्स, और यहाँ ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये बोला जा रहा है कि विद्युत जो प्रवाह है उसकी दिशा धनात्मक से होती है। तो धनात्मक से आपकी जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करती है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करती है फ्रेंड, और जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो इसके रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। तो दो क्वेश्चन बन रहे हैं यहाँ पर। पहला तो ये बोलेगा कि जो करंट है उसकी दिशा क्या होती है, तो उसकी पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, और जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दिशा क्या होगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है इलेक्ट्रॉन की खोज सन 1897 में किस वैज्ञानिक ने की थी। तो अभी मैंने आपको बता दिया थॉमसन ने की थी। ठीक है, तो किसने की थी फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका 16। इलेक्ट्रॉन का भार लगभग होता है, तो इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 होता है, 31। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, या आपका इतना भी दे सकता है, यहाँ पर एक सेकंड रुकिएगा, आपका जो इलेक्ट्रॉन का भार है वो तो इतना ही होता है फ्रेंड्स, कभी कभार वो इतना भी दे देता है। तो आप जो भी आपका ऑप्शन होगा आप उसके हिसाब से उसको टिक कर लेंगे। हालांकि आपको यही टिक करना है, यही करेक्ट है आपका 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ठीक है, तो ये आपका है इलेक्ट्रॉन का भार। तो नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका 17 कह रहा है विद्युत धारा में इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दिशा ऋणात्मक से अर्थात धारा की दिशा के होती है। तो फ्रेंड्स आपको पता है, अभी मैंने इससे पहले वाले में आपको बताया कि जो धारा की दिशा है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होगी, और इलेक्ट्रॉन की दिशा जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, और जो इलेक्ट्रॉन है वो आपकी करंट के या धारा के विपरीत दिशा में होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है फ्रेंड्स उच्च प्रतिरोध का मान 1 लाख ओम से होता है। तो फ्रेंड्स हमेशा 1 लाख से अगर हाई करंट की हाई रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो उसकी जो वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो 1 लाख से ज़्यादा होती है, 1 लाख ओम से। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 में प्रोटॉन की खोज सन 1911 में किस वैज्ञानिक ने की थी। तो रदरफोर्ड गोल्डस्टीन कहा गया, जबकि आपका ऑप्शन क्या होगा, आपका गोल्डस्टीन होगा फ्रेंड्स। अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ इसमें। ठीक है, गोल्डस्टीन, अगर रदरफोर्ड होगा या फिर ऑप्शन आपका होगा, दोनों ने ही की थी हालांकि, लेकिन ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका इनका है, गोल्डस्टीन का है, तो गोल्डस्टीन को ही माना जाता है। जबकि कभी कभार एग्जाम में आपको रदरफोर्ड भी देखने को मिलेगा, तो दोनों में से जो भी होगा उसको आप टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पे कहा गया है न्यूट्रॉन का होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो फ्रेंड्स आपको पता है न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं होता है। यहीं पर पूछ सकता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये नेगेटिव होता है। और प्रोटॉन की बात करेगा तो प्रोटॉन पर आपका होगा फ्रेंड्स पॉजिटिव का 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और न्यूट्रॉन का पूछ रहा है तो न्यूट्रॉन का होगा 0 या आवेश रहित। ठीक है, तो नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका 21 बोल रहा है चेतावनी संकेत में किसका प्रयोग करते हैं। तो विस्फोटक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, विस्फोटक का। नेक्स्ट है आपका 250 से 650 वोल्ट तक के वोल्टेज को किस कैटेगरी में डाला जाता है। तो फ्रेंड जो आपका 250 से 650 का वोल्टेज है उसको हम मध्यम कैटेगरी में डालते हैं, या फिर मीडियम आपका वोल्टेज है वो आपका होगा 250 से 650, और 650 से ऊपर वाला होगा उसको हम हाई वोल्टेज में कहेंगे या उच्च वोल्टेज कहेंगे, और 250 से नीचे वाले को हम कहेंगे निम्न वोल्टेज। नेक्स्ट पर आ जाइए परमाणु नाभिक के खोजकर्ता है, तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट पर आ जाइए परमाणु नाभिक के खोजकर्ता है रदरफोर्ड। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 24 माध्यम प्रतिरोध का मान या मध्य प्रतिरोध का मान या माध्यम प्रतिरोध का मान 1 ओम से ओम तक होता है। तो 1 लाख तक होगा फ्रेंड्स, कहाँ तक होगा, 1 लाख तक, 1 ओम से 1 लाख, और 1 लाख से ऊपर वाला उच्च प्रतिरोध, जैसे अभी आपको बता दिया, और निम्न प्रतिरोध का 1 से कम होगा। तो तीनों की टेबल बनाइए। अगर कम कहना है तो 1 से कम होगा तो लो प्रतिरोध है, 1 से ज़्यादा होगा, और 1 से ज़्यादा है फ्रेंड्स, 1 से ज़्यादा है, और 1 सेकेंड, 1 से ज़्यादा है फ्रेंड्स, और जो आपका 1 लाख है उससे कम है तो ये आपका मीडियम आएगा, और 1 लाख से ज़्यादा वाला आपका उच्च आ जाएगा। ठीक है, तो तीनों को आप टेबल बना के लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए इलेक्ट्रॉन की प्रवाह की दर कहलाती है, तो धारा, ये अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ ऊपर वाले में, है ना। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज एज नोन एज करंट। नेक्स्ट पर आ जाइए 650 से 1000
वोल्ट तक या 11 केवी, कहीं आपने लिखा होगा देखा होगा 11 केवी, तो इसको हम बोलते हैं हाई वोल्टेज, उच्च वोल्टेज की कैटेगरी में आता है। और 11 केवी से ज़्यादा वोल्टेज जो होता है उसको हम बोलते हैं हाई, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। क्या बोलेंगे? अति उच्च या एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 27 में न्यूट्रॉन में होता है, तो न्यूट्रॉन होते हैं तो न्यूट्रल होते हैं, अभी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि आवेश इन पर नहीं होता तो हम इनको न्यूट्रल बोलते हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए, चश्मा लगाना आदेशात्मक चिन्ह संकेत का होता है, तो फ्रेंड्स वो चिन्ह होगा किसका? आदेशात्मक चिन्ह जो है वो चिन्ह संकेत का होगा। नेक्स्ट पर आ जाइए 29, जर्मेनियम की परमाणु संख्या 22 है, 22 व सिलिकॉन की संख्या होती है। तो फ्रेंड्स सिलिकॉन की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। ठीक है, परमाणु संख्या की बात कर रहा है, तो आई थिंक ये आप केमिस्ट्री में पढ़ के ही आए होंगे। नेक्स्ट पर आ जाइए 30 वाले क्वेश्चन पर, इलेक्ट्रॉन का मात्रक होता है, सॉरी वोल्टेज का मात्रक होता है, सॉरी फ्रेंड्स, वोल्टेज का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। वोल्टेज क्या होता है? बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है फ्रेंड्स। क्या होता है? बी बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू क्या है? वर्क डन है, ये आपका आवेश हो गया या फिर चार्ज हो गया। ठीक है, तो आपका जो वर्क डन है उसका मात्रक होता है जूल और आवेश का होता है कूलाम, तो जूल प्रति कूलाम हो गया। नेक्स्ट पर आ जाइए, न्यूट्रॉन का भार होता है 1.87 इंटू 10⁻⁻27, या फिर ये वाला वैसे तो देगा आपको 1.67 इंटू 10⁻⁻24। ठीक है, तो जो भी आपको दे ऑप्शन में आप अपने हिसाब से उसको टिक करेंगे। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा और इसको 2-3 बार देखकर इसको लिख जरूर लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट पर आ जाइए 32 पर, अगर आप नहीं भी लिखेंगे और इसको 3 बार देख भी लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा फ्रेंड्स। विद्युत की आग को बुझाने के लिए अग्निशामक में किस का प्रयोग करते हैं, मतलब किस गैस का प्रयोग करते हैं? तो हेलेना प्रकार की, हेलेन प्रकार की। हेलेन प्रकार का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, तो याद रखना फ्रेंड्स कार्बन डाइऑक्साइड मेन है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए, त्रिभुजाकार आकार या आकार का पीला रंग संकेत चेतावनी चिन्ह होता है, तो काले रंग का होता है फ्रेंड्स। किसका होता है? काले रंग का होता है। नेक्स्ट पर आ जाइए, कितना करंट लगने पर शरीर पर छाले पड़ जाते हैं या फिर पढ़ना शुरू हो जाते हैं? तो 40 मिली एम्पियर तक। और अभी मैंने आपको इससे पहले वाले इससे पहली वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि कितने तक मृत्यु हो सकती है, तो 50 मिली एम्पियर तक मृत्यु हो सकती है, और यहाँ पर 40 है तो 40 तक छाले पड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए, प्रोटॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के कितने गुना होता है? तो ये तो सभी को पता है, ये भी आप केमिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे, ये तो 9th का है फ्रेंड्स, 1845। ठीक है, इतने गुना होता है। नेक्स्ट पर आ जाइए, विद्युत मात्रा ज्ञात करने का सूत्र है, तो विद्युत मात्रा ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो विद्युत की मात्रा को ज्ञात करने का सूत्र होता है आपका Q बराबर IT, Q बराबर, एक सेकेंड फ्रेंड, Q बराबर IT। ठीक है, यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, I निकालेंगे और Q अपॉन T हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए, एक सेकेंड, कुछ और छूट गया? नहीं ठीक है, ज्ञात करने का सूत्र, अच्छा 2 सूत्र पूछ रहा है, तो 2 प्रकार से निकाली जा सकते हैं। फिलहाल ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि किस सूत्र से निकाला जा सकता है, तो आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, I बराबर Q अपॉन T होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 37 आपका बोल रहा है इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है तो ऋणात्मक होता है, और अगर आपका प्रोटॉन का पूछेगा तो प्रोटॉन का धनात्मक होगा, और न्यूट्रॉन का पूछेगा तो उस पर 0 होगा, 0 होगा। 39 पर आ जाइए, विद्युत धारा का प्रतीक व मात्रक है। इससे पहले ही क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि जहाँ वोल्टेज का पूछा था तो वहीं मैंने आपको बता दिया था कि विद्युत धारा का क्या होता है? एम्पियर होता है, और इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन का भार होता है तो समान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भार क्या होता है? समान होता है, इक्वल होता है। नेक्स्ट पर आ जाइए, प्रोटॉन व इलेक्ट्रॉन की संख्या को कहा जाता है तो परमाणु क्रमांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? परमाणु क्रमांक कहा जाता है। और परमाणु भार जो द्रव्यमान संख्या होती है, जो एटॉमिक मास होता है, उसको हम लिखते हैं Z प्लस P। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, Z क्या है? आपका परमाणु क्रमांक हो गया, यहीं से आपका निकल रहा है। और यहीं से आपका ये भी पूछ सकता है कि आपका एटॉमिक मास कैसे निकाला जा सकता है, तो ये आपकी परमाणु क्रमांक हो गया, ये आपका हो गया फ्रेंड्स प्रोटॉनों की संख्या, आप ऐड कर दोगे तो आपका परमाणु भार है या फिर जो आपका एटॉमिक मास है वो निकल कर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 का आपको पता लग गया होगा फ्रेंड्स कि आपकी जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है वो समान होती है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु क्रमांक, ये तीनों की तीनों क्या होते हैं? समान होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 42 परमाणु क्रमांक परमाणु संरचना की त्रिज्या होती है, तो कितनी त्रिज्या होती है? 3 × 10⁻⁹ सेंटीमीटर। कितनी होती है?
3×10⁻⁹ सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। 250 तक वोल्टेज को कहते हैं तो निम्न वोल्टेज, लो वोल्टेज कहा जाता है। ठीक है, 0 से 250 तक के वोल्टेज को लो कहा जाएगा, और 250 से 650 के वोल्टेज को मीडियम कहा जाएगा, और 650 से 11 kV के जो वोल्टेज है उसको हम क्या कहेंगे, हाई वोल्टेज कहेंगे, और 11 kV से ज़्यादा को हम कहेंगे एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। नेक्स्ट पर आ जाइए। मुक्त इलेक्ट्रॉन के में अंतिम कक्षा में 1, 2 होते हैं तो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को कहा जाता है तो परमाणु भार कहा जाता है। अभी मैंने आपको बता दिया, एटॉमिक मास कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को परमाणु भार कहा जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, उससे पहले लग रहा है मैंने कुछ फार्मूले में मिस्टेक की है, तो फार्मूला ये होता है रियल में, आप वहाँ पर थोड़ा करेक्ट करिएगा। ए बराबर होता है आपका परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। हाँ, ये कैलकुलेट करने का ये है फार्मूला परमाणु भार को। ठीक है, एटॉमिक मास को। और Z क्या है, Z है आपका Z आपका परमाणु क्रमांक हो गया, और यही प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, और यही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, इसको सही से नोट करिएगा फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट पर आ जाइए। प्रतिरोध का मात्रक R व प्रतीक R व मात्रक होता है तो ओम होता है। प्रतिरोध को हम R से लिखते हैं और ओम उसका मात्रक होता है। नेक्स्ट पर आ जाइए। विद्युत धारा की दिशा धनात्मक से ऋणात्मक की ओर होती है, मैंने आपको बता दिया। प्रोटॉन का भार होता है लगभग, तो प्रोटॉन का भार ये शायद रिपीट हो गया फ्रेंड्स, इसको मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर आपका 49। जब हमारे शरीर में से अधिक विद्युत धारा गुजरती है तो हमें झटके का अनुभव होता है, वह विद्युत झटका होता है तो 90 वोल्ट का होगा। कितने वोल्ट का होगा, 90 वोल्ट का। नेक्स्ट पर आ जाइए। विद्युत दाब को मापने का यंत्र क्या कहलाता है, तो वोल्ट मीटर से हम क्या करते हैं, विद्युत दाब को मापते हैं। विद्युत दाब हमारा क्या है, एक प्रकार का विभवांतर है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। 51 है 52, अच्छा एक मिस हो गया फ्रेंड्स, 52 है। 51 संयोजी इलेक्ट्रॉन में अंतिम कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने बोला जा रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन में अंतिम कक्षा में होते हैं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसका आंसर होगा। ये यहाँ पर मिसप्रिंट है। ठीक है, अंतिम कक्षा में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। विद्युत धारा की गति होती है तो विद्युत धारा की गति कितनी होती है, विद्युत धारा की गति जो है वो आपकी 3×10⁸ 8 है फ्रेंड्स, इसके मीटर प्रति सेकंड। मतलब जो आपका प्रकाश है उसी की चाल से आपकी करंट भी फ्लो करती है, या फिर यहाँ पर 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 3×10⁸ मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट पर आ जाइए पार्ट 2 पर, 54 पर। यदि आर्मेचर को स्लिप रिंग से जोड़ दिया जाता है तो उत्तर क्या होगा, अल्टरनेटिंग करंट उत्पन्न होगा। कैसे, क्या बनेगा फ्रेंड्स, अल्टरनेटिंग करंट बनेगा। फ्रेंड्स इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो थोड़े से हाई लेवल के हैं। हाई लेवल इसलिए रखा गया है क्योंकि जो आपका एग्जाम है उसमें कई 2-3 क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं जो आपके काफ़ी ज़्यादा डीपली हैं, तो यहाँ से डीपली भी हमने क्वेश्चन कुछ उठाने की कोशिश की है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहा जा रहा है, MCB की स्वचालित ऑफ प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है तो क्या, रिले। MCB के जो स्वचालित मतलब सेल्फ जो ऑपरेशन है उससे हम रिले को ऑपरेट कराते हैं। और रिले क्या है, रिले है हमारी फॉल्ट सेंसिंग डिवाइस। क्या करती है, हमारे फॉल्ट को वो सेंस करती है। और हमारा जो MCB है वो क्या है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, फॉल्ट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है हमारे जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उनमें। नेक्स्ट है आपका सिलिकॉन डायोड की डिप्लीशन लेयर के सामान्य वोल्टेज कितना होता है, 1.7 होगा। कितना होगा, 1.5 होगा। और अगर बात करें हम जर्मेनियम का तो उसका होगा 1.7। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए 57 पर। किसकी ऊर्जा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा जो है वो आपकी गैर परंपरागत स्रोत नहीं है। और यही कल क्वेश्चन पूछा गया था जो इलेक्ट्रिकल के बच्चे थे सेकेंड ईयर के, उनके एग्जाम में। फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर मैच हो रहे हैं लगभग। आप अगर इस सेशन को अच्छे से देख रहे हैं तो कम से कम आप 23 से 24 क्वेश्चन आराम से इजीली कर ले जाओगे। नेक्स्ट पर आ जाइए। 1 वोल्ट बराबर होता है तो 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, जूल कूलम। आपको वोल्ट बराबर अभी मैंने बताया W/Q होता है, तो अगर 1 की बात करोगे तो यहाँ 1 रख देंगे तो 1 जूल प्रति 1 कूलाम के बराबर हमारा एक वोल्टेज होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। पीक भार संयंत्र कार्य करते हैं तो यहाँ पीक लोड की बात कर रहा है। क्या बोल रहा है, पीक लोड जो पावर प्लांट होते हैं उनकी बात करी जा रही है, तो वो लो पावर फैक्टर होता है उनका। क्या होता है, निम्न लोड फैक्टर, निम्न मतलब लो लोड फैक्टर होता है उनका, उसको हम पीक लोड पर चलाते हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 60 पर। फील्ड शक्ति की इकाई है तो फील्ड शक्ति की इकाई क्या है, घन न्यूटन प्रति कूलाम। नेक्स्ट पर आ जाइए। इंटरपोल के कनेक्शन किए जाते हैं तो आर्मेचर को श्रेणी क्रम में करके। ठीक है, आर्मेचर को श्रेणी क्रम में।
नेक्स्ट है आपका टेबल फैन के ब्लेड का कोण कितना होता है, तो 15 से 20 डिग्री पर होता है। जो ब्लेड्स होते हैं उसके, जो फैन के विंग्स होते हैं, जो पंख होते हैं उसके, उसका जो कोण होता है तो वो आपका 15 से 20 डिग्री होता है, जिससे वो आसानी से अच्छा सा मतलब अच्छी हवा दे पाए। आर्मेचर कोर को लैमिनेटेड बनाने का कारण है, तो उत्तर क्या है आपका, डीसी करंट क्षति के मान को कम करना। तो डीसी जो करंट है उसका जो लॉसेस हो रहा है उसको मिनिमाइज करने का कारण है हमारा कि उस जो लैमिनेटेड है उस जो कोर है उसको लैमिनेटेड कर दिया जाए। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 65 पर। रोधन सामग्री को डीसी जनरेटर के कम्यूटेटर क्षेत्रों के प्रयोग में लाई जाती है, तो अभ्रक, मतलब इससे साफ बोल रहा है, थोड़ी लैंग्वेज टफ लग रही है फ्रेंड्स, तो ये बोल रहा है कि जो आपका डीसी जनरेटर है उसके कम्यूटेटर किसके बनाए जाते हैं, तो अभ्रक के बने होते हैं। ठीक है, अब आसान तो नहीं देगा फ्रेंड्स, थोड़ी लैंग्वेज तो घुमा कर ही देगा, है ना। नेक्स्ट पर आ जाइए। कम्यूटेशन को कम करने हेतु प्रयोग में आते हैं या लाते हैं, तो इंटरपोल वाइंडिंग को हम कम्यूटेशन को कम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, इंटरपोल वाइंडिंग का। कुछ क्वेश्चन मैंने जानबूझकर फ्रेंड टफ डाले हैं, जिससे क्या रहे कि अगर टफ भी क्वेश्चन हो तो उसको आप आसानी से कर लें। अधिक क्षमता वाली डीसी मशीन की योग बनाई जाती है, तो कास्ट स्टील की, ठीक है, कास्ट स्टील की। नेक्स्ट पर आ जाइए। किसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग स्थापित करने का कारण है, तो अधिक करंट व कम वोल्टेज प्राप्त करना। क्या, अधिक करंट और कम वोल्टेज को प्राप्त करने का जो लैप वाइंडिंग है उसका काम है हमारा कि अधिक वोल्टेज और कम अधिक करंट और कम वोल्टेज को बनाए रखने का। फ्रेंड्स, अगर आप डिटेल वीडियो, क्योंकि अभी हमारे पास समय नहीं है तो हम केवल आपको वन लाइनर ही डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप हमारे वीडियो जो डिटेल्ड वीडियो है उसको देखना चाहते हैं तो हमारी टेलीग्राम जो हमारे वीडियो का लिंक है उसके आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ पर आप जाकर सारे वीडियो के लिंक वहाँ पर आप देख सकते हैं, और हमारे चैनल पर भी जाकर आप ब्रांच वाइज आप देख सकते हैं, सारी वीडियो हैं और सारा ही हमने कोर्स करा दिया है डिटेल में। पर डिटेल का समय नहीं है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसको वन लाइनर की फॉर्म में स्पीड से करा रहे हैं, कम समय में ज़्यादा आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। कौन सा एक कारण है सक्रिय डीसी जनरेटर के अवशिष्ट चुंबकत्व खोने के लिए, तो जनरेटर एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रखा जाए, मतलब अगर ऐसे ही छोड़ दिया जाए, अगर वो काम नहीं कर रहा है फ्रेंड्स, डीसी जनरेटर है, तो उसके जो मैग्नेटिक है उसका जो मैग्नेटिज्म है वो खत्म हो जाता है फ्रेंड्स, ये इसमें कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। सिंक्रोनस मोटर का पावर फैक्टर यूनिटी होगा जब आर्मेचर करंट न्यूनतम होगी। फ्रेंड्स, जब आर्मेचर करंट न्यूनतम होगी, मिनिमाइज होगी, तब वहाँ पर जो पावर फैक्टर है वो आपका यूनिटी हो जाएगा। सिंक्रोनस मोटर चलेगी यदि उसकी स्लिप, तो फ्रेंड्स जब स्लिप शून्य होगी तभी सिंक्रोनस मोटर चलेगी। तो इसका मैं अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो यहाँ पर एक क्या है, स्लिप की अगर मैं बात करूँ तो स्लिप को एस से लिखते हैं, और स्लिप का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स NS माइनस NR, ठीक है, अपॉन में NS होता है। तो ये है आपकी स्टेटर के जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड, और ये है आपकी रोटर स्पीड। तो दोनों जब इक्वल हो जाएंगे, जब दोनों बराबर हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है सिंक्रोनस मोटर, हाँ ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है फ्रेंड्स, जो सिंक्रोनस मोटर है वो आपका कांस्टेंट स्पीड पर रोटेट होता है। ये पूछेगा कि सिंक्रोनस मोटर आपका कैसी स्पीड पर रोटेट करेगा, तो उसमें होगा कांस्टेंट, कम, ज़्यादा या वेरिएबल। तो हमेशा याद रखना कांस्टेंट स्पीड पर आपका जो सिंक्रोनस मोटर है वो रोटेट करेगा। अब सिंक्रोनस मोटर आपका कांस्टेंट स्पीड पर करेगा। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि जो आपका स्टेटर की स्पीड है, मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड है, उसी के स्पीड के इक्वल आपका रोटर का जो स्पीड है वो होगी, जिस कारण क्या होगा, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। जब बराबर होगा तो आपका एस की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, एस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0। तो इस कारण क्या होगा, स्लिप आपकी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट पर आ जाइए। आप पुश बटन में का उपयोग करते हैं, तो NC का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, NC का। फ्रेंड्स, दो प्रकार के हमारे कॉन्टैक्ट होते हैं, इसको कॉन्टैक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉन्टैक्ट। दो प्रकार के कॉन्टैक्ट हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल के नहीं हैं, आप दूसरी ब्रांच के, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। जो स्विच है उसमें दो प्रकार के कॉन्टैक्ट होते हैं आपके, एक तो होता है आपका NC, एक होता है आपका NO। NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज, क्या होगा, नॉर्मली क्लोज फ्रेंड्स, और NO का मतलब होगा नॉर्मली ओपन। NO का मतलब होगा नॉर्मली ओपन। अब हम इसको बनाकर बता रहे हैं कि कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, ये हो गया आपका एक, और यहाँ पर है आपका ये। अब आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, NC बना रहे हैं, तो NC का मतलब है ये नॉर्मली क्लोज होगा, मतलब इन दोनों कॉन्टैक्ट से हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज रहेगा। इस प्रकार का अगर स्विच होगा तो इसको हम कहेंगे NC, मतलब नॉर्मली क्लोज है, ये क्लोज किया हुआ है। अगर हम इसको पुश करेंगे तब ये क्या होगा, तब ये हटेगा, यहाँ से ब्रेक होगा, तब ये NO बनेगा। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि ये हो गया हमारा नॉर्मली ओपन। एक सेकेंड मैं इधर बना रहा हूँ इसको फ्रेंड्स, नॉर्मली ओपन को, ये है हमारा नॉर्मली ओपन। जब हम इसको पुश करेंगे तब ये इन दोनों को कॉन्टैक्ट को
एक दूसरे से अटैच करेगा, कनेक्ट करेगा, जिस कारण ये NC बनेगा। तो ये NO था और NC का आपको पता है। तो पुश बटन में क्या क्या होता है, तो पुश बटन अगर ऑफ किया जा रहा है तो वहाँ पर NC, ऑन किया जा रहा है तो वहाँ पर NC बनेगा, ऑफ किया जा रहा है वहाँ पर NO बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए 73 पर। समान टॉर्क पैदा होने की दिशा में सिंगल फेज मोटर का पावर फैक्टर 3 फेज इंडक्शन मोटर की तुलना में होता है। तो फ्रेंड्स कम होता है, हमेशा कम होगा, ठीक है, लेस होगा। नेक्स्ट पर आ जाइए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीचों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता पर क्या होगा। तो फ्रेंड्स जो उसके बीच की प्लेट है उसकी दूरी अगर बढ़ा दी जाएगी तो धारिता कम हो जाएगी। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एप्सिलॉन A C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, डी को बढ़ाया जा रहा है। जब जी आपको पता है जब अपॉन की वैल्यू इंक्रीज होगी फ्रेंड्स, जब इंक्रीज कर दी जाएगी तो क्या होगा, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं तो अगर हम डिनोमिनेटर की वैल्यू को बढ़ा देते हैं तो न्यूमरेटर को भाग करेंगे तो जो हमारा टोटल वैल्यू है वो कम आएगी, है ना। तो जिस कारण क्या होगा, अगर ये बढ़ेगा तो हमारी ये कम होगी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये पूछा गया है कि अगर दूरी को हम बढ़ा रहे हैं तो हमारी जो कैपेसिटेंस है या फिर जो संधारित्र की धारिता है वो क्या होगी, तो घट जाएगी। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका 75 पर। सिंगल फेज फ्रेंड्स को थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं आपके। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का सिंक्रोनस स्पीड पर टॉर्क नेगेटिव होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, नेगेटिव होता है, ठीक है। सिंक्रोनस स्पीड का जो टॉर्क है कांस्टेंट स्पीड पर क्या रहेगा, तो नेगेटिव रहेगा। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर आपका 76 है। कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विश का प्रयोग नहीं होता है द पेट्रोल की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये द मिस प्रिंट है, सॉरी, तो इसको हटा दीजिएगा। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो एक्सटिंग्विश का प्रयोग है उसमें हम पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए हम इसका प्रयोग नहीं करते हैं। हम यहाँ पर जो SF6 है सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस उसका यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड का गैस का। तो नेक्स्ट पर आ जाइए 78 पर। 78 में बोला जा रहा है 1 फैरेड बराबर होता है तो जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए। आवासीय उपभोक्ताओं के सिंगल फेज का वोल्टेज होता है तो 210 के करीब होता है फ्रेंड्स। कितना होता है, 210 के करीब। कभी कभार आपसे ऑप्शन में आपको 215 भी देगा और 220 भी देगा। तो याद रखना, वैसे आप चूज़ करेंगे 210 के करीब। अगर ये नहीं होगा तो आप 15 पर जाएंगे, 15 भी नहीं होगा तो आप 220 पर आसानी से टिक कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए क्वेश्चन नंबर। किसी थर्मल पावर प्लांट की दक्षता होती है तो 35% होती है। और ये भी क्वेश्चन कल ही पेपर में आया फ्रेंड्स। जो इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के बच्चे हैं, थर्मल उनकी जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग का पेपर था कल, तो ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन यहीं से छपे हुए हैं और वैसे वो उनके खुद के सब्जेक्ट से भी थे। और सारे क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके जो ये क्वेश्चन है जो वेबसाइट है जिससे हमने ये क्वेश्चन उठाए हैं वहीं से पूछे गए एग्जाम बेदा से ही, तो बहुत ध्यान से करते हुए जाइएगा। तो नेक्स्ट पर आ जाइए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है आपका, DC जनरेटर की रेटिंग की जाती है तो किलोवाट में। किस में, किलोवाट में। DC जनरेटर को हम किलोवाट में उसको बताते हैं उसकी रेटिंग को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेबल फैन बहुत धीमा चल रहा है तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि आपका जो वोल्टेज है वो बहुत कम है। तो नेक्स्ट पर आ जाइए। नेक्स्ट है आपका DC मोटर में EV के अनुपाती होती है, गति बोला जा रहा है, ठीक है। तो गति क्या है आपका, बैक EMF है ये, ठीक है, बैक EMF पे बराबर होती है। बैक EMF यहाँ ये गलत लिखा हुआ है फ्रेंड्स, मिसप्रिंट है, जल्दी में मिसप्रिंट हुआ है, तो बैक EMF लिखिएगा। बैक EMF होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो गति किसके बराबर हो जाती है आपकी, बैक EMF के बराबर हो जाती है। नेक्स्ट पर आ जाइए। एक आर वाले कंडक्टर में पैदा हीट बराबर होती है तो धारा के वर्ग के। कैसे, अब इसको हम बता दें कि कैसे होती है फ्रेंड्स। H बराबर होता है I² RT, ठीक है। तो आपकी हीट है, जो हीट किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो H बराबर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ I² RT के। तो यहाँ पर देखिएगा अभी आपसे पूछा जा रहा है कि किसके वर्ग के बराबर, मतलब जो R कंडक्टर है R प्रतिरोध वाला, तो R प्रतिरोध हो गया और इसकी हीट किसके बराबर है, तो इस जो करंट है उसके स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। और इसी को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन इसी पर एक क्वेश्चन दूसरा ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जूल्स का नियम लिखिए, जूल्स के नियम का फॉर्मूला, तो इसी को हम जूल्स का नियम कहते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और कितने प्रकार से हम हीट को बढ़ा सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर है I² RT। सारी चीज़ें नोट करते हुए चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर हम बात करें कितने प्रकार से आप हीट को इंक्रीज़ कर सकते हो, तो 3 प्रकार से हीट को इंक्रीज़ कर सकते हो। या तो करंट की वैल्यू को इंक्रीज़ कर दें तब हीट बढ़ जाएगी फ्रेंड्स, या हम क्या करें रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज़ कर दें तब हीट बढ़ जाएगी, या हम क्या करें टाइम ड्यूरेशन है उसको बढ़ा दें तभी हमारी हीट बढ़ जाएगी। तो ये भी पूछा जा सकता है। यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे कि आर कंडक्टर वाले की हीट किसके बराबर होती है, तो करंट के अनुक्रमानुपाती होती है, मतलब उसके वर्ग के। और ये भी पूछा जा सकता है कि जो हीट है वो कितनी प्रकार से बढ़ाई जा सकती है, तो हीट को हम 3 प्रकार से बढ़ा सकते हैं, करंट की वैल्यू इंक्रीज़ करके, वोल्टेज प्रतिरोध की वैल्यू इंक्रीज़ करके, और जो हमारा समय है उसकी वैल्यू को इंक्रीज़ करके या टाइम ड्यूरेशन बढ़ाकर। नेक्स्ट है आपका गैस टरबाइन का व्यापक रूप से में प्रयोग होता है, तो हवाई जहाज़ में जो आपका गैस टरबाइन है उसका प्रयोग जनरली हम हवाई जहाज़ में करते हैं, और अपनी जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, ऊर्जा बनाने के लिए, विद्युत धारा जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट आपको देखिएगा 86 है, कंट्रोल पैनल ज़मीन से किस ऊंचाई पर इंस्टॉल होती है, तो फ्रेंड्स जो आपका कंट्रोल पैनल है वो आपका 2 मीटर की ऊंचाई पर ही उसको इंस्टॉल करते हैं। कितने मीटर की ऊंचाई पर इंस्टॉल करते हैं, 2 मीटर की। ये तो कंट्रोल था फ्रेंड्स, ये कंट्रोल पैनल है, कंट्रोल पैनल को 2 मीटर की ऊंचाई पर हम प्लेस करते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि मेन जो स्विच बोर्ड होता है, जो मोटर का स्विच बोर्ड होता है जहाँ से हम मोटर को ऑन ऑफ करते हैं, तो वो पूछेगा कि मोटर का जो आपका कंट्रोल बोर्ड है उसको हम ज़मीन से कितनी ऊपर लगाते हैं, तो फ्रेंड्स उसको हम 1.5 मीटर की ऊंचाई पर लगाते हैं, इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए 87 पर, इलेक्ट्रिक आयरन में सोल प्लेट पर ब्लिस्टर एक दोष है, इसका कारण बताइए। तो अधिक हीट करने से आपका ये दोष उत्पन्न होता है। जब ज़्यादा हीट आपकी उत्पन्न हो जाएगी तो हम जो ब्लिस्टर है उसकी संज्ञा देंगे उसको, मतलब ब्लिस्टर दोष उसको कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, ट्रांसफार्मर का पूर्ण लोह नुकसान 1000 वाट है, आधे लोड पर लौह नुकसान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आधे कितना ही लोड हो, जो आपका आयरन लॉस है वो ट्रांसफार्मर में, ये आयरन लॉस है, कौन सा लॉस है, आयरन लॉस है। तो फ्रेंड्स कितना ही लोड उस पर हो, आयरन लॉस आपका विल बी कांस्टेंट, हमेशा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा आपका। तो जो आयरन लॉस है आपका, आयरन लॉस है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, कितना ही उस पर लोड हो, चाहे 0 लोड हो, चाहे हाफ हो जाए, कुछ हो जाए, क्योंकि वो कांस्टेंट लोड है, ठीक है, तो उतना ही रहना है वो। नेक्स्ट पर आ जाइए, एक 4 पोल 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली सिंक्रोनस मोटर की स्पीड होगी। तो फ्रेंड्स हमेशा उसकी स्पीड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्पीड को हम एक फार्मूला होता है, स्पीड n बराबर 120 f/p। एक सेकंड में लिख रहा हूँ, आप खुद नोट करिए, बनाइएगा इसको। n = 120 f/p। फ्रेंड्स जो फ्रीक्वेंसी वो f है ये, और पोल नंबर ऑफ पोल ये हो गए। अब आप इसको, ये सिंक्रोनस है, ns होगा, ठीक है। अब आप कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे फ्रेंड्स। अगर आप रियल में आप सिंसियर बच्चे हैं और बहुत अपने जो लक्ष्य है उसकी तरफ बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, तो आप इसका ऑप्शन, इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में देंगे, आप बताएंगे कि कितनी स्पीड आ रही है, ठीक है। तो नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट है आपका आर्मेचर बना होता है, तो सिलिकॉन स्टील का बना होता है, किसका बना होता है, सिलिकॉन स्टील का। नेक्स्ट पर आ जाइए 91 पर, 100 मीटर से अधिक शीर्ष पर प्रचलित होने वाले संयंत्र किस श्रेणी में आते हैं, तो उच्च श्रेणी में आते हैं, किसके, उच्च शीर्ष श्रेणी में आएंगे, ठीक है। हाई पीक फैक्टर पावर प्लांट कहेंगे उनको, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट क्या है आपका, इनमें से कौन सा उपकरण ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर का है, तो आपका क्या है, रिलेव्स। नेक्स्ट पर आ जाइए, नेक्स्ट है आपका, इस प्रकार के शक्ति स्टेशन सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों पर स्थापित किए जाते हैं, ये कथन किस शक्ति संयंत्र या स्टेशन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स जो पहाड़ी एरियाज़ हैं उस पर, हिली एरियाज़ हैं, वहाँ पर हम जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हैं उनको इस्टेब्लिश करते हैं, किसको, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट को। एक सेकेंड फ्रेंड्स, रुक जाइए, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नहीं होगा, आपका विंड पावर प्लांट होगा। कौन सा होगा, विंड पावर प्लांट, ठीक है, विंड पावर प्लांट, ठीक है। क्यों हम वहाँ पर इस्टेब्लिश करते हैं फ्रेंड्स, वहाँ पर हम इसलिए इस्टेब्लिश करते हैं क्योंकि वहाँ पर हमको जो विंड है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, उसको विंड पावर प्लांट को चलाने के लिए। तो जो पहाड़ी एरिया है, हिली एरियाज है, वहाँ पर जो विंड है वो आसानी से बहुत स्पीड से मिलती है, और वहाँ पर किसी प्रकार की बाधा नहीं मिलती है, हमेशा कॉन्स्टेंट चलती रहती है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि 12 महीने तक लगातार वो मिलती रहती है। नेक्स्ट पर आ जाइए 95 पर, डीसी शंट जनरेटर का क्या अनुप्रयोग है, तो बूस्टर से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना। फ्रेंड्स जो डीसी शंट
जनरेटर है उसका हम वेल्डिंग में काम करते हैं, किसमें, वेल्डिंग में, किस लिए, बूस्टर के रूप में वेल्डिंग जो की जाती है, जो डीसी वेल्डिंग होती है वहाँ पर हम डीसी जो हमारा शंट जनरेटर है उसी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए 97 पर, बिजली कट जाने के बाद किस प्रकार के रिले अपने संपर्कों को स्थिति में रखता है। तो फ्रेंड्स जो आपकी लीचिंग है, लॉन्चिंग बोल सकते हैं, लीचिंग बोल सकते हो, तो लॉन्चिंग जो आपकी रिले है वो क्या करेगी, आपकी बिजली कट जाने के बाद भी वो क्या करेगी, अपने संपर्क को स्थिति मतलब बरकरार रखेगी, अपने कॉन्टैक्ट को वो क्लोज रखेगी, कहने का मतलब ये है साफ अगर बोलें तो। नेक्स्ट पर आ जाइए, सुरक्षा के सूचनात्मक चिन्ह किस आकार में बनाए जाते हैं, तो वर्गाकार में बनाए जाते हैं। जो सूचना देते हैं उनको हम किस प्रकार से बनाते हैं, तो वर्गाकार में बनाते हैं, ठीक है। वर्ग का आपको आकार पता है, इस टाइप का, ठीक, चारों भुजाएं जिसकी बराबर होती हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए, उच्च प्रेषण होगा ये फ्रेंड्स, प्रेषण वोल्टेज का लाभ है, तो उच्च प्रेषित है, ठीक है, सॉरी प्रेषित होगा यहाँ पर, ये थोड़ी जल्दी में मिस्टेक हो गई तो आप लिख लीजिएगा, प्रेषित है, ठीक है, प्रेषित वोल्टेज। तो प्रेषित लाइन, प्रेषित का मतलब होता है जो सेंडिंग वाले, जो भेजा जा रहा है, तो ट्रांसमिशन इसको कहेंगे हम, ठीक है। ट्रांसमिशन लाइन की पावर हस्तांतरण मतलब ट्रांसफर करने की क्षमता बढ़ती है, क्या क्या होगी उससे, क्षमता उसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। उच्च हम जो वोल्टेज है उसको अगर हम हाई वोल्टेज का हम ट्रांसफर, हाँ अगर मैं इंग्लिश में बोल दूं तो इंग्लिश में ज़्यादा समझ आएगा, हाई वोल्टेज का अगर हम ट्रांसफर करा रहे हैं तो उसमें ये बोला जा रहा है कि तो क्या लाभ है, तो उसका लाभ ये कि हाई वोल्टेज ट्रांसफॉर्मेशन जो पावर है उसका हम हाई वोल्टेज पर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसकी जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, और जो लॉसेस है वो आपका ट्रांसमिशन जो लॉसेस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए 100 पर, बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, तो कंडेंसर का। फ्रेंड्स ये भी कल वाले पेपर में आया ये क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन इसी से मिल गए आपको। अब वो भी ये वो सेकंड ईयर का था, जबकि ये आपके खुद की ब्रांच का है, तो इसमें आपको कितने मिलेंगे, तो मैं आपको सच बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसमें आसानी से 23 से 24 तो आसानी से कर ही सकते हैं, तो इसको 2-3 बार जरूर देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स इसको अगर आपको लग रहा है कि वास्तव में ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो प्लीज़ आप इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए, बॉयलर की दक्षता को बढ़ाने के लिए का प्रयोग करते हैं, तो कंडेंसर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पर आ जाइए, थर्मल पावर प्लांट में कूलिंग टावर का प्रयोग किया जाता है, तो फ्रेंड्स कूलिंग टावर का जो प्रयोग करते हैं तो वो वाटर को कोल्ड करने के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है, पानी को ठंडा करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट पर आ जाइए, डाई इलेक्ट्रिक पदार्थ पाए जाते हैं, तो ठोस अवस्था, द्रव अवस्था, गैस, तीनों में ही पाए जाते हैं डाइलेक्ट्रिक जो आपके पदार्थ होते हैं वो। डाइलेक्ट्रिक का मतलब होता है इंसुलेटिंग पदार्थ, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, किसी जनरेटर के ब्रशेस का वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाता है लोड करंट बढ़ जाने से। फ्रेंड्स अगर हम बात करें जो हमारा जनरेटर है उसका अगर ब्रशेस वोल्टेज है उसकी अगर हम बात करें, ब्रशेस वोल्टेज का जो ड्रॉप अगर बढ़ रहा है तो वो आपकी करंट जो है, जो लोड करंट है, लोड करंट अगर बढ़ रही है तब वो बढ़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, कंट्रोल कैबिनेट में केबल के गुच्छों को बांधने के लिए प्रयोग की जाती है, तो नाइलॉन, जो नाइलॉन टाई है उसका प्रयोग करते हैं। इसका क्या होगा, ये आपका जो कंडक्शन है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये आपका अचालक पदार्थ है, अचालक की बनी होती है, जिस कारण क्या हो, वहाँ पर अगर लीकेज करंट हो तो क्या रहे कि जो आपका वर्कर है, जो एम्प्लॉय है वो सेफ वहाँ पर बचा रहे। नेक्स्ट पर आ जाइए, आपका केबल की इकाई है तो केल्विन की इकाई है, तो केल्विन की इकाई क्या है, टेम्परेचर है, आपको पता है तापमान, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, स्थिर वोल्टेज बैटरी चार्जिंग विधि के लिए कौन सा जनरेटर उपयुक्त है, तो शंट जनरेटर, हम जो वोल्टेज बैटरी को हम जो चार्ज करते हैं उसके लिए कौन सा यूज़ किया जाता है, तो शंट जनरेटर। अब यहाँ बैटरी से स्पेशल हमने क्वेश्चन लिए क्योंकि पिछली बार बच्चों ने कहा था सर प्लीज़ बैटरी से करा दीजिए, तो मैं यहाँ पर बैटरी के लेके आया हूँ क्वेश्चन, ठीक है। कितने क्वेश्चन एक बार मैं आपको दिखा दूँ फ्रेंड्स, 110 क्वेश्चन है, हाँ नहीं एक सेकेंड कितने क्वेश्चन है ये, 20 से कितने हैं, हाँ 116 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो आ जाइए नेक्स्ट पर आ जाइए, अभी ज़्यादा नहीं बचे हैं, बहुत थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं, तो बैटरी से हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये रहा आपका बैटरी का क्वेश्चन। बैटरी की क्षमता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है, तो आपको पता है एम्पेयर घंटे, मतलब उसकी कैपेसिटी पूछी जा रही है, कैपेसिटी किस में व्यक्त की जाती है, तो कैपेसिटी उसकी किस में रहती है फ्रेंड्स, एम्पेयर घंटे रेटिंग रहती है उसकी, ठीक है, एम्पेयर घंटा। नेक्स्ट पर आ जाइए, आमतौर पर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में उपयोग की जाने वाली स्टोरेज बैटरी है, तो फ्रेंड्स जो आपकी पावर फैक्टर है, सॉरी क्या लिखा हुआ है, आमतौर पर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में उपयोग की जाने वाली बैटरी स्टोरेज बैटरी है, तो जो आपकी पावर स्टेशन है उसमें जो आपकी स्टोरेज बैटरी है वो आपकी लेड एसिड बैटरी होती है, तो आपका ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आपका 109, स्टोरेज बैटरी का ट्रिकल चार्ज मदद करता है, तो ट्रिकल चार्ज किस पर मदद करेगा, तो ऑप्शन ए है आपका उचित इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने में,
बी है आपका इसकी रिवर्स क्षमता बढ़ाने में या बढ़ाने में। सी है आपका सल्फेशन को रोकने के लिए। डी है इसे ताज़ा और पूरी तरह चार्ज रखने के लिए। तो डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, इसको ताज़ा और पूरी तरह से चार्ज रखने के लिए आपका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। बैटरी को अधिक चार्ज करने पर ऑप्शन ए, यह सक्रिय पदार्थों में रासायनिक परिवर्तन लाएगा। बी, यह बैटरी की क्षमता में वृद्धि करेगा। सी, यह इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट गुरुत्व को बढ़ाएगा। उपरोक्त डी सभी। तो डी वाला ऑप्शन है उपरोक्त सभी, और यही है वो सारी चीज़ों को बढ़ाएगा, क्षमता भी इंक्रीज करेगा, रासायनिक परिवर्तन भी लेकर आएगा, और आपकी जो विशिष्ट इलेक्ट्रोलाइट का जो विशिष्ट गुरुत्व है उसको भी वो बढ़ाएगा। तो नेक्स्ट पर आ जाइए। बैटरी के द्वारा चार्ज किया जाता है, या बैटरी किसके द्वारा चार्ज किया जाता है, ये क्वेश्चन है राइट, कि बैटरी किसके द्वारा चार्ज की जाती है। तो ऑप्शन ए है आपका रेक्टिफायर, ऑप्शन बी है आपका इंजन जनरेटर सेट, ऑप्शन सी है आपका मोटर जनरेटर सेट, डी है आपका उपरोक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, रेक्टिफायर से भी हम चार्ज करते हैं बैटरी को, और इंजन जनरेटर सेट से भी यूज़ करेंगे, और मोटर जनरेटर से भी यूज़ करेंगे, तो सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाइए। बैटरी कंटेनर एसिड रेजिस्टेंस होना चाहिए, इसलिए यह ये बना होता है फ्रेंड्स, ये IT नहीं होगा, इट नहीं होगा, इसका मतलब है ये किसका बना होता है। तो ऑप्शन ए क्या है आपका, एक गिलास, ऑप्शन बी है आपका प्लास्टिक, ऑप्शन सी है आपका वुड, ऑप्शन डी है आपका उपरोक्त सभी। तो प्लास्टिक का भी बना सकते हैं, ग्लास का भी बना सकते हैं, और वुड का भी बना सकते हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, बैटरी चार्ज करने की दर बहुत अधिक होने पर निम्नलिखित होगा। तो ऑप्शन ए है आपका अत्यधिक गैसिंग होगी, तापमान में वृद्धि होगी, प्लेटों का उभार और वकलिंग होता है, ऑप्शन सी है आपका उपरोक्त सभी। तो सभी होगा, वकलिंग भी होगा, और तापमान में वृद्धि भी होगी, और अत्यधिक गैस भी उसमें निकलेगी। नेक्स्ट पर आ जाइए। बैटरी में स्थानीय क्रिया किसके द्वारा इंगित की जाती है। तो आपका ऑप्शन डी वाला हो जाएगा सभी, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं, सॉरी उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर बैटरी में स्थानांतरित क्रिया किसके इंगित कारण होती है। तो आपकी स्थानीय क्रिया जो है वो उसके एसिड के कारण होती है, जबकि एसिड यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो इस कारण क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आ जाइए। निम्नलिखित इंगित करते हैं कि चार्ज की गई बैटरी ने पूर्ण चार्ज प्राप्त कर लिया है। तो किस तरह से हम बता सकते हैं कि हमारी जो बैटरी है वो चार्ज हो गई है। इलेक्ट्रोड का रंग, जो इलेक्ट्रोड है उसका रंग से। बी है आपका गैसिंग से, गैस निकलना। सी है आपका विशिष्ट गुरुत्व से। उपरोक्त सभी से। तो फ्रेंड्स उपरोक्त सभी से आप बता सकते हो कि अगर जो इलेक्ट्रोड है उसका कलर चेंज हो गया है, या गैसिंग निकल रही है, या विशिष्ट गुरुत्व हो रहा है, तब भी आप बता सकते हो कि हमारी जो बैटरी है वो पूर्ण रूप से चार्ज हो गई। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा, इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।